अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे थे, जिसमें हमने लाइन चार्ज की वजह से कैलकुलेशन किया है, और डिस्क की वजह से कैलकुलेशन हुआ, रिंग की वजह से कैलकुलेशन हुआ, सेमी सर्कुलर, ये क्वार्टर सर्कल है ना। तो वो सारी चीज़ें अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना, और काफ़ी डिटेल में बताया हुआ गया, मतलब काफ़ी डिटेल में बताया गया तुम लोगों को। तो एक बार थोड़ा सा उन सब चीज़ों को एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर से उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आज आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एक बार उन सारी चीज़ों के बाद देख लेते हैं फिर से क्या क्या अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो जैसे हम लाइन चार्ज की बात कर रहे थे, तो लाइन चार्ज में हमने आपको इनफाइनाइट लाइन चार्ज, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज, हर केसेस में हमने आपको बताया किस तरह से कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन में बच्चों तुम्हें सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट लाइन चार्ज ही मिलता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें आपको सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट लाइन चार्ज ही मिलते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो जैसे मान लो कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, मतलब उसका लेंथ इन्फिनिटी है और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ मान लो कि लेमडा है। तो इस लाइन चार्ज से x डिस्टेंस पे या d डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट है, d डिस्टेंस पे मान लो कोई पॉइंट है, तो इस p पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका फार्मूला हम लोग कैलकुलेट किए थे। क्या आया था फार्मूला? तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d, ये था अपना फार्मूला, ठीक है। और वही यदि ये सेमी इनफाइनाइट होता है, कैसा होता? सेमी इनफाइनाइट, एक सेकेंड, यदि ये सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता, मतलब एक एंड हमें पता होता और दूसरे एंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता, कुछ ऐसा, एक एंड हमें पता है बट दूसरे एंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा एंड कहाँ पर है बच्चों? इन्फिनिटी पे। तो वैसे केस में जो फार्मूला आया था उसका हमने दो पोर्शन बनाया था, है ना। ज़्यादातर जो पोर्शन आता है बच्चों वो कुछ ऐसा ही, इस एंड पे यहाँ पे पॉइंट तुम्हें दे दिया जाएगा जो कि इस एंड से क्या है, d डिस्टेंस पे है, और यहाँ तुमसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो इसका दो कंपोनेंट आया था बच्चों, एक आया था पैरेलल कंपोनेंट, है ना। तो यदि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो उसी हिसाब से कंपोनेंट को तुम्हें लेना होगा, ठीक है। तो मान लो ये पॉजिटिवली और यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या दिया हुआ है? लेमडा। तो अब जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, पैरेलल कंपोनेंट देखो या तो ऊपर हो सकता था या नीचे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज तो रिपेल करेगा, तो ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा बच्चों। ऐसे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, वहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखना होता है, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और ये दोनों कंपोनेंट तुम्हें बताया गया है, ये कंपोनेंट भी होता है लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये गैप यदि डी है तो डी, या आर होता तो आर लिखते डी, और ये कंपोनेंट भी वही होता है लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, और इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे पास होगा एकदम 20 से 45 का एंगल बनाकर, है ना। और वो कितना हो जाएगा बच्चों? √2। ये आपका कौन सा कंपोनेंट है? ये कहलाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये कौन सा कंपोनेंट कहलाता है? पैरेलल कंपोनेंट, ठीक। इसके बाद ये आ जाता है √2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ये सब कुछ बताया हुआ है, सारा कुछ आपको बताया हुआ है। ये था लाइन चार्ज के केस में, है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल, ये सारा कुछ हमने बताया था। तो उसमें हमने एक सिंपल आर्क के लिए कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि यदि एक आर्क दिया हुआ हो, है ना, जो ना सेमी सर्कल है ना क्वार्टर सर्कल है ना, एक आर्क है सिंपल जो कि अपने सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा हो, तो उस केस में क्या करोगे? जैसे मान लो ये कोई आर्क है, ठीक है, किसी भी सर्कल का ये पोर्शन है जो कि अपने सेंटर पे मान लेते हैं हम थीटा एंगल बना रहा है। एक सेकंड सही से बनाओ डायग्राम थोड़ा। मान लो ये कोई ऐसा आर्क है, ठीक है, और ये आर्क जो है वो अपने सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। तो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो अब ज़रा इसका सेंटर ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे? तो आर्क पे कुछ भी नहीं करना होता बच्चों, एक परपेंडिकुलर एक किसी पॉइंट पे डाल दो और किसी दूसरे पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा? उसका वही कहलाएगा बच्चों उसका सेंटर। जैसे देखो यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर। तो ये तो सर्कल का प्रॉपर्टी है। सर्कल के किसी भी सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी तुम यदि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो परपेंडिकुलर कहाँ से पास होता है? वो परपेंडिकुलर पास होता है बच्चों उसके सेंटर से। मतलब ये जो होगा ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया गया है, ये परपेंडिकुलर लाइन,
यहाँ भी ऐसे परपेंडिकुलर डाला गया। अब ये आर्क जो तुम्हें दिया हुआ रहेगा कि मान लो ये आर्क जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ना, और पर यूनिट चार्ज तुम्हें मान लो दिया हुआ है कितना, लेमडा। तो इसके सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए एंगल कितना बना रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट होता है वो बिल्कुल इस एंगल को एकदम बाइसेक्ट करता हुआ बच्चों ऐसे, ये डायरेक्शन होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये डायरेक्शन होता है किसका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। उसके लिए तुम्हें ये कंप्लीट एंगल दिया हुआ रहेगा। ये एंगल मान लो तुम्हें दिया हुआ है कि एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल थीटा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हम लोग अल्फ़ा लेकर चल रहे थे अपने फार्मूला में, तो आप अल्फ़ा ही लेकर चलो। ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल आपको दिया हुआ अल्फ़ा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा यहाँ पर, ये होता था 2k लेमडा अपॉन जो इसका रेडियस होगा, जैसे कि रेडियस मान लो r है तो अपॉन r इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। ये था फार्मूला किसी आर्क के लिए। अब उसी में हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट लिए थे कि यदि एक सेमी सर्कल हो जाए, तो यदि सेमी सर्कल हो जाए तो सेंटर पे कैसे लिखेंगे भाई, तो सेमी सर्कल है तो जो थीटा एंगल यहाँ पर होगा है ना, रेडियस तो आर ही है, चार्ज पर यूनिट लेमडा है, तो ये जो थीटा एंगल बना रहा होगा ये सेंटर पे, ये अब कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो बस यहाँ पर 180 डिग्री पुट कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायरेक्शन कैसे देखना है, पॉजिटिव चार्ज है तो एकदम इक्वली बाइसेक्ट, यानी 90 डिग्री पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे आ जाएगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पे एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमने ड्रॉ किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने दिखाया है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल इस डायरेक्शन में होगा, और वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो 2k लेमडा अपॉन r साइन अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पर चूँकि अल्फ़ा का वैल्यू है कितना 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90, साइन 91 होता है, तो यही हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन r। k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पुट करोगे बच्चों, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करोगे तो ये हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। यहीं पे यदि एक क्वार्टर सर्कल बना होता, चलो हम इधर बना दे रहे हैं, यहीं पे यदि एक क्वार्टर सर्कल बना होता ऐसा, है ना, 1/4 सर्कल का 1/4 पोर्शन ऐसा मान लो, तब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, तो इसके सेंटर पॉइंट को ढूंढेंगे। सेंटर पॉइंट क्या होगा, तो बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल देंगे, है ना, दूसरा परपेंडिकुलर ऐसे डाल देंगे, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, एक सेकेंड, ये सब सारा कुछ पहले बताया हुआ है, बस एक बार तुम्हें हम रिवाइज़ करवा दे रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चों को याद नहीं होगा। अब लेक्चर देखोगे पीछे का कुछ याद रहेगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो ये हो गया, सेंटर पॉइंट हमें मिल गया बच्चों। तो सेंटर पॉइंट यदि हमें मिल गया है तो अब क्या करना है, अब डायरेक्शन देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो ये यूनिफॉर्मली चार्ज तुम्हें दिया रहेगा, तो ये रॉड हो, है ना, या सेमी सर्कल रिंग हो, तो ये सब पे चार्ज पर यूनिट लेंथ के टर्म ही दिया रहेगा, मतलब लेमडा के टर्म ही तुम्हें दिया रहेगा चार्ज, है ना, मैक्सिमम। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा दिया हुआ है, रेडियस इसका क्या है बच्चों r। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हो, है ना। वैसे ही इसमें क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आपको हम बता देते हैं। इसका भी देखो दो कंपोनेंट होता है, एक इस डायरेक्शन में ऐसे होता है और एक इस डायरेक्शन में ऐसे होता है। ये एक सेकंड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो कंपोनेंट होता है, एक ये इधर नीचे की तरफ और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। और दोनों कंपोनेंट्स के जो वैल्यू होते हैं, इस कंपोनेंट का वैल्यू होता है बच्चों लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और इस कंपोनेंट का वैल्यू होता है लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो इसका जो देखो दोनों कंपोनेंट सेम है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल ऐसे 20 से बाइसेक्ट करता हुआ आएगा, है ना। मतलब ये 45 देखो वैसा होना भी चाहिए था नेट, जैसे हर जगह तो वही हो रहा है ना, कि जो आर्क है बिल्कुल उसके एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करता हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाना होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो बिल्कुल ये 45 पे क्या करेगा बच्चों, एंगल को एकदम बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा होगा, ये 45 डिग्री। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, तो देख लो दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हैं, तो रूट अंडर एक कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर कर दोगे, है कि नहीं। ठीक है,
तो इसका यदि रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या होगा, रूट अंडर इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो बच्चों को क्या आ जाएगा, √2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आएगा फाइनल, है ना। ये नेट हो गया। ये जो हम लिख रहे हैं ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख रहे हैं, है ना। इस चीज़ का कि ये दोनों क्या है, कंपोनेंट है। जैसे इसको तुम एक्स कंपोनेंट कह सकते हो और इसको क्या कह सकते हो, वाई कंपोनेंट, है ना। तो ये हो गया। तुम चाहो तो डायरेक्ट इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, इस फार्मूला से भी, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे ये अल्फा एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे अल्फा कितना है, 90, तो साइन 90/2 साइन 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 और ये 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, √2। तो √2k एप्सिलॉन नॉट बाई आर, और k की जगह हम लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सेम ही है। तो इस तरह से ये सारा कुछ पढ़ा चुके हैं, है ना। एक हम लोग देखे हैं यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लेंथ ऑफ शीट, यदि हो गया चार्ज शीट है या डिस्क कह लो, है ना, तो उसकी वजह से जो फ्रंट में उसके सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होता है, तो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये देखे थे हम लोग, तो कोई ऐसा चार्ज शीट है ना, ऐसा जो कि इनफाइनाइट डायमेंशन का है ना। इनफाइनाइट डायमेंशन कहने का मतलब क्या था बच्चों, वो एंगल का जो कॉन्सेप्ट था 90 डिग्री बन रहा था, उसको जाके पीछे देखना, बात उतना डिटेल में नहीं बताएंगे, तुम्हें सब याद होना चाहिए। तो इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा ये क्या था, ये चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये है ना एक चार्ज शीट है, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया एक टर्म डिफाइन किए थे, चार्ज पर यूनिट एरिया। यदि लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं, जो कि हम लोग लेमडा डिफाइन किए थे, है ना। तो ये सब कुछ बताया हुआ है। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। लेकिन पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आ जाओ। चलो तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमने लाइन चार्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाया भी था, अब कई क्वेश्चंस में वो तुम्हें लाइन चार्ज या कुछ इस तरह से मिक्स करके दे देंगे। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हें हम दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहा तो क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो भाई क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा ही होगा। जैसे मान लो ये एक लाइन चार्ज है, ठीक है, इसका दूसरा एंड मान लो इन्फिनिटी पे है, और एक लाइन चार्ज कुछ ऐसा है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसका भी दूसरा एंड जो है बच्चों वो इन्फिनिटी पे है, इसका भी दूसरा एंड कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, और इन दोनों पोर्शन को कुछ ऐसे एक आर्क के थ्रू ज्वाइन कर दिया गया है। देखो ऐसे ऐसे एक आर्क के थ्रू, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया गया, और इस पूरे रॉड पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे रॉड पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लेमडा तुम्हें दिया हुआ है। और कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है, ये जो आर्क है बच्चों, ये बेसिकली एक कह सकते हो तुम, ये एक क्वार्टर सर्कल है ना, जिसका कि सेंटर कुछ यहाँ पर है, इस पॉइंट पे क्या है बच्चों, इस पॉइंट पे इसका सेंटर है, और ये जो पॉइंट है वो इससे r डिस्टेंस पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी कितने डिस्टेंस पे होगा, r डिस्टेंस पे, ये पॉइंट P। और इसी पॉइंट पे हमसे पूछा जा रहा है, इस P पॉइंट पे हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इस P पॉइंट पे, इस पूरे सिस्टम की वजह से, जिसमें कि 2 सेमी इनफाइनाइट रॉड है और एक क्वार्टर सर्कल हमें दिख रहा है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसमें हम बताएं कि हर एक इंडिविजुअल बॉडी की वजह से पहले कैलकुलेशन करो, फिर उसका फाइनल रिजल्ट लिख दो। जैसे इसको मान लो 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो पहले इस P पॉइंट पे हर एक इंडिविजुअल बॉडी की वजह से लिखो फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो जैसे देखो इस रॉड की वजह से, ये जो रॉड है, रॉड 1 जो ऐसा रखा हुआ है, ये रॉड जो ऐसा, इस रॉड 1 की वजह से पहले हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, P पॉइंट पे, उसके बाद सोचेंगे दूसरों की वजह से कैसे होगा।
पहले तो इस रॉड की वजह से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो आ जाओ, ये रॉड और यहाँ पे है अपना पॉइंट क्या P, जो कि इससे कितने डिस्टेंस पे बच्चों R। तो बस इतना यदि हमें कह दिया तो कहानी हमारा क्लियर है कि इस P पॉइंट पे रॉड 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा भाई, तो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉजिटिवली चार्ज तुम्हें दिया हुआ है ना, और एक कंपोनेंट ऐसे नीचे की तरफ। ये कंपोनेंट कितना है λ/4πε0 इंटू डी की जगह पे क्या है R, और ये भी कंपोनेंट हो जाएगा λ/4πε0 इंटू R। तो यहाँ P पॉइंट पे ये जो इंटेंसिटी हमने लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ इस रॉड 1 की वजह से। फिर रॉड 2 की वजह से कैसे लिखोगे, तो लिखते हैं रॉड 2 की वजह से, ये है अपना रॉड 2, सॉरी रॉड ये 3 हो गया, बॉडी 3 सेकेंड रॉड है जिसको हम लोग थर्ड पार्ट मान के चल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, तो इसके लिए पॉइंट तो यहाँ पर है ना, ये है पॉइंट इसका P पॉइंट, और ये कैसा है बच्चों पॉजिटिवली चार्ज है, और वही चार्ज पर लेंथ क्या है लैम्डा। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो देखो एक तो ऐसे परपेंडिकुलर टू द रॉड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, और एक पैरेलल टू द रॉड, पॉजिटिव चार्ज है तो इधर रिपेल करेगा। यही बस यही डायरेक्शन का खेल, ये हमें सही से लिखना आ गया तो प्रॉब्लम नहीं होगा। λ/4πε0 इंटू R, और ये कंपोनेंट भी λ/4πε0 इंटू R, ठीक है, ये P पॉइंट पे। अब देखो तुम ध्यान से भी देखो बच्चों, ध्यान से देखना, तो ये जो रॉड है रॉड 3 उस P पॉइंट पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और कितना λ/4πε0, ये देखो रॉड 3 की वजह से P पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में, और रॉड 1 की वजह से P पॉइंट पे इतना ही इंटेंसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, बिल्कुल कैंसिल आउट कर देंगे। उसी तरह से यदि हम देखें कि रॉड 1 की वजह से राइट डायरेक्शन में P पॉइंट पे एक इंटेंसिटी कितना भाई, तो λ/4πε0 R, रॉड 3 की वजह से P पॉइंट पे उतना ही सेम इंटेंसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, बिल्कुल कैंसिल आउट करेंगे। यानी कि इन दोनों रॉड का जो कंबाइन इफेक्ट P पॉइंट पे हो गया वो क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। 1 और रॉड और 3 है ना, इन दोनों की वजह से नेट इंटेंसिटी P पॉइंट पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है भाई, तो ये तो 0 हो गया। अब बचा बॉडी 2। अब तो जो भी इंटेंसिटी इस P पॉइंट पे होगा वो सिर्फ किस बॉडी की वजह से होगा, इस बॉडी 2 की वजह से, और बॉडी 2 की वजह से इंटेंसिटी कितना होगा ये तो हमें काफ़ी अच्छे से पता है बच्चों, क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल है, और क्वार्टर सर्कल की वजह से इंटेंसिटी क्या होता है, एकदम ऐसे जो बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री जो है ये एंगल बन रहा है बच्चों, ये जो एंगल तुम देख रहे हो ये 90 डिग्री एंगल जो बन रहा है यहाँ पर है ना, इसको एकदम बाइसेक्ट करता हुआ ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है, और यही डायरेक्शन क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू बॉडी 2। और चूंकि 1 और 3 की वजह से P पॉइंट पे तो 0 हो ही चुका था, तो अब जो भी इंटेंसिटी होगा वो तो सिर्फ किस बॉडी की वजह से होगा, बॉडी 2 की वजह से होगा। तो नेट इंटेंसिटी P पॉइंट पे हो गया बच्चों √2 λ/4πε0 इंटू R, बस कहानी खत्म। तो ऐसे ही बच्चों जितना भी बॉडी तुम्हें दिया रहेगा क्वेश्चन में, हर एक की वजह से पहले वहाँ पे डायरेक्शन के साथ इंटेंसिटी लिख दो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है बच्चों, उसके बाद तुम्हें उसको उसका वेक्टर सम करना होगा, तो तुम्हें डायरेक्शन के साथ उसको देखना होगा। तो 1 और 3 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो बस नेट 0 हो गया। बचा कौन, तो सिर्फ ये आर्क बचा, जिसकी वजह से इंटेंसिटी हुआ √2 λ/4πε0 R। अब इसी तरह से डिफरेंट वे में इसको करेक्ट किया जाएगा, और तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना होगा तुम्हें, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क का, ये यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है ना, जो कि काफ़ी कैसे तो लार्ज है,
ये जिसका शेप हम मान सकते हैं कि इनफाइनाइट शेप का है ना, या तुम्हें वो वेरी लार्ज ऐसा लिख देता है कि वेरी लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है ना, वेरी लार्ज ऐसा लिख देगा। वेरी लार्ज लिख दिया तो तुम्हें समझ जाना है कि यही इनफाइनाइट लेंथ वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, इनफाइनाइट डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें यूज़ करना है। ठीक, वो इनफाइनाइट डायमेंशन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो लिखता नहीं है, तुम्हें वो कह देगा कि वेरी लार्ज या वेरी लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट है ना, तो तुम्हें समझ जाना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो चलो ये मान लो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है ऐसे, ठीक है, और इसी के बगल में एक और यहाँ पर रखा हुआ है इसी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट है, ये भी है ना, जो कि इनफाइनाइट डायमेंशन का है। ये भी कैसा है बच्चों, इनफाइनाइट डायमेंशन का ही, ठीक है। और ये भी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। इस पे चार्ज पर यूनिट एरिया है, मान लो एक सेकेंड, इस पे चार्ज पर यूनिट एरिया है, मान लेते हैं सिग्मा 1, इस पे चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है बच्चों, सिग्मा 1, ठीक है। और इस पे चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है, सिग्मा 2, ऐसा, इस पे सिग्मा 1 और इस पे सिग्मा 2। अब तुमसे 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, जैसे पॉइंट ए, बी एंड सी, तुमसे पूछा जाएगा बताओ इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। समझ रहे हो, दो प्लेट को एकदम ऐसे अरेंज किया हुआ है, एक दूसरे के पैरेलल दोनों प्लेट रखे हुए हैं, और दोनों प्लेट का डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब दोनों प्लेट को हमें एक इनफाइनाइट डायमेंशन का प्लेट एज्यूम करना है, ठीक है। और दोनों जो प्लेट कह लो या चार्ज शीट कह लो, दोनों पे चार्ज पर यूनिट एरिया तुम्हें दिया हुआ है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो ए, बी और सी पॉइंट पे तुम्हें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता देना है। ओके, तो अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 में कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, चलो एज्यूम कर लेते हैं कि सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2, ठीक है। ओके, अब आ जाओ जरा वैल्यूज़ लिखते हैं क्या होना चाहिए। पॉइंट ए पे जरा सोचते हैं, तो सिग्मा 1 इस प्लेट की वजह से ये क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। तो रिपेल चूँकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कहीं भी इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करना हो तो क्या करोगे, वहाँ पे एक +1 कूलम चार्ज रख दो, है ना, उस पर नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो ये प्लेट जो है, प्लेट 1 पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में ऐसे रिपेल करेगा, तो E1, ठीक। उसी तरह से जो ये प्लेट 2 है, ये भी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो भी इस +1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, रिपेल ही करेगा, वो भी क्या करेगा, रिपेल ही करेगा इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये E2। तो दोनों प्लेट की वजह से पॉइंट ए पे इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो सेमी डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इसको क्या कर रहा है बच्चों, रिपेल कर रहा है। तो पॉइंट ए पे जो इंटेंसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो E1 प्लस E2 दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, यानी कि सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। ओके, अब आते हैं थोड़ा बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इस डायरेक्शन में ऐसे रिपेल करेगा, यानी कि E2 इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो प्लेट 1 है ये भी चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो भी यहाँ पे क्या करेगा, +1 चार्ज को रिपेल करेगा, तो वो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, E1। अब नेट इंटेंसिटी चूँकि दोनों की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ भी इंटेंसिटी फाइंड करना है वहाँ क्या करना है बच्चों, +1 कूलम चार्ज रख देना है। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट 1 इस पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा राइट साइड, ये पॉजिटिव चार्ज जो कि प्लेट 2 है वो इस पॉजिटिव +1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा लेफ्ट साइड। तो पॉइंट बी पे जो नेट इंटेंसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो चूँकि सिग्मा 1 स्ट्रॉन्गर है तो E1 स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो E1 माइनस E2, यानी कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया। सी पॉइंट पे यदि तुम्हें कैलकुलेट करना है तो फिर से देखो, सी पॉइंट पे दोनों, है ना, E1 भी रिपेल ही करेगा, E2 भी इधर ही रिपेल करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में क्या करेगा बच्चों, रिपेल कर देगा, E1 और E2 दोनों। तो नेट जो फील्ड हो जाएगा सी पे वो फिर से ऐड कर दोगे क्या, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड हो जाएगा यहाँ पे।
यहीं पे यदि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल होता है तो देखो ये इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, इफ़ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 तो बी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब दोनों प्लेट के बीच में इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, ज़ीरो हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आगे जाके हम लोगों को जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट आगे हमें मिलने वाला है। अब इसी में वो क्या कर सकता है, एक प्लेट को पॉजिटिव ले लेगा, दूसरे को नेगेटिव ले लेगा। तो यदि एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव ले लिया तो देखो यहाँ पर बीच में है ना, यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव इधर रिपेल करता है। तो E1 E2 दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। जब ये पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता था, और यहाँ पे अपोजिट हो जाता ए और सी की जगह पर। ये सब बातों का ध्यान रखना है तुम्हें, है ना, क्वेश्चन बनाते टाइम, कि कहीं भी इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखना है तो तुम बस ये देख लो, वहाँ +1 कूलम चार्ज रखो और देखो +1 कूलम चार्ज पे फोर्स किधर लगता है ना। तो चूंकि दोनों प्लेट पॉजिटिव था, दोनों रिपेल करेगा, तो बीच में कोई पॉइंट है तो दोनों रिपेल करेगा, तो इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में उसको रिपेल करेगा, है ना। एक सेकंड बच्चा, ठीक है। तो इसमें बस तब ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट वो तुम्हें दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर डिफरेंट आएंगे, तो वो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बस कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। चलो आते हैं अब आगे। अब इसी में कई बार ना वो इक्विलिब्रियम से बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखो वो क्या करेगा, प्लेट को कुछ ऐसे रख देगा, ये प्लेट ऐसे, समझ रहे हो, मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ प्लेट, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्लेट को ऐसा रखा गया है और प्लेट वैसे ही यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। प्लेट एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, ये चार्ज शीट कह लो, प्लेट हम कह रहे हैं, चार्ज शीट ही कह लो, और ये इनफाइनाइट डायमेंशन का है, ठीक है, चार्ज शीट। इस पे चार्ज पर यूनिट एरिया क्या दिया हुआ तुम्हें, सिग्मा दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, ओके। अब कहेगा कि बताओ यहाँ पे मान लो हम एक पार्टिकल को रखते हैं जिसका चार्ज Q है और जिसका मास m है। Q क्या है बच्चों, चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल, और m क्या है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब कहा यह जाता है कि तुम्हें सिग्मा दे दिया गया है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि इफ़ दिस चार्ज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, ये क्या है अभी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम तो समझते हो बच्चों, काफ़ी क्वेश्चन किए हम लोग इक्विलिब्रियम पे। तो इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड रिलेशन बिटवीन सिग्मा Q एंड m। क्या रिलेशन होगा इसमें, तुम्हें दिया रहेगा 4 ऑप्शन, डिफरेंट टाइप के रिलेशन दिए रहेंगे, चाहे कुछ ही पूछा जा सकता है यार, Q m देकर सिग्मा पूछ देगा, सिग्मा m देकर Q पूछ देगा, कुछ ही पूछा जा सकता है तुमसे, ठीक है। तो अब तुम्हें वो रिलेशन फाइंड करना है कि यदि ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम है तो क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो इक्विलिब्रियम में रहेगा कैसे, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए बॉडी पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो एक तो चलो इस चार्ज पार्टिकल का मास है, तो मास की वजह से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg। अब इस mg को कौन बैलेंस करेगा, तो इसलिए यहाँ पे एक और फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सोचो इस चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऊपर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है ना, रिपेल करेगा, और इंटेंसिटी होगा कितना, तो इस डायरेक्शन में, चलो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको कह लेते हैं, है ना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दोनों जब एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी जाके चार्ज पार्टिकल क्या रख सकता है, इक्विलिब्रियम में। तो फॉर इक्विलिब्रियम ये कंडीशन जरूरी है, और तो कोई फोर्स है नहीं, यही दो फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, काम हो जाएगा। mg तो ठीक है भाई, लेकिन इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग कितना रहा है, कैसे फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट पे, जो भी ये पॉइंट P है मान लो, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यही चार्ज शीट की वजह से होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और चार्ज कितना है वहाँ पे, Q। तो याद करो E इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज रखा हुआ है, तो फोर्स कितना लगता है, Q इंटू E, तो ये Q इंटू E, और ये किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तो आ गया तुम्हारे सामने रिलेशन कि सिग्मा इंटू Q, है ना,
डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू mg। ये एक रिलेशन हमें मिल गया। इसमें से जो भी टर्म्स तुम्हें गिवन होंगे, कुछ टर्म्स तुम्हें दिए हुए होंगे, कैलकुलेट करना होगा। अब कई बार पूछ देता है कि बताओ ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, कैसा इक्विलिब्रियम है ये? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल तीनों हम बता चुके हैं बच्चों। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज करो तो वापस उस पॉइंट को वो क्या करना चाहेगा, वापस से रीगेन करना चाहेगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि वहाँ से स्लाइटली डिस्टर्ब करके छोड़ते हैं और वापस से अपने पॉइंट को रीगेन नहीं करना चाहता, दूर भागता है, मतलब अनस्टेबल। और थोड़ा सा डिस्प्लेस करके तुम छोड़ो और वो कहीं नहीं जाता है, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो सोच के देखो ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल, अनस्टेबल और या न्यूट्रल। तो सोचो यदि हम इसको थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं इस पॉइंट से, है ना, मान लो इस पॉइंट से हम डिस्प्लेस करके कुछ ऊपर या कुछ नीचे कहीं भी लेकर चले जाते हैं। जैसे मान लो कुछ ऊपर ही लेकर आ जाओ, यहीं पे लेकर आ जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे छोड़ने के बाद ये किधर जाएगा वो तो डिपेंड करता है कि फोर्सेस किस डायरेक्शन के ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इस पे भैया दो फोर्स लग रहा है, एक तो नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। उस पॉइंट पे जैसे ये मान लो ये पॉइंट हो गया P1, तो P1 पॉइंट पे यदि हम सोचें तो P1 पॉइंट पे इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ mg, है ना, उसको शिफ्ट करेंगे तो उसके मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो मास तो वही रह जाएगा बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, कितना, mg। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई बदलाव आया? तो एक बात हम लोग देखे थे, जैसे देखो कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पर देखो, इस चार्ज शीट की वजह से आगे इसके मतलब यहाँ पे जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यानी कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज शीट से कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, क्या है ये डिस्टेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इस चार्ज शीट के आगे कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे यहाँ पर देखो रॉड से डी डिस्टेंस पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मतलब डी पे डिपेंड कर रहा है ये इंटेंसिटी। आगे बढ़ते जाओगे डी बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी घटता जाएगा। यहाँ भी देखो आर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ भी देखो आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कितने दूरी पे हैं इस बॉडी से उस पर डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी। बट जब इनफाइनाइट चार्ज शीट की बात करते हैं तो उस चार्ज शीट से कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा तो चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब इससे कितने डिस्टेंस पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा कितने भी डिस्टेंस पे। तो इस कॉन्सेप्ट का यदि हम यहाँ पे यूज़ करें तो भैया P पे रखो या P1 पे रखो, दोनों जगह पे इंटेंसिटी कितना होगा, दोनों जगह पे इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, और चार्ज Q है तो Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स भी वही रह गया और mg भी वही रह गया, तो फिर से ये P1 भी तुम्हारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम ही हो गया। तो तुम P से P1 पे ले जाकर छोड़ोगे तो वो फिर से इक्विलिब्रियम में वही रह जाएगा, मतलब कहीं भी ले जाकर छोड़ो वो वही रह जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा कहलाएगा बच्चों, न्यूट्रल। कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो क्या इसके अबाउट SHM हो सकता है, ना भैया SHM नहीं होगा। बताया समझ, मतलब इस चार्ज Q और M को कहीं भी तुम रख दो इस डिस्क के इस इनफॉर्म चार्ज शीट के ऊपर, यदि उनमें आपस में ये रिलेशन है, Q M और सिग्मा में यदि ये रिलेशन है, तो फिर तुम इसके ऊपर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे रख दो वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, किसी भी पॉइंट पे रख दो। हाँ, यदि ये रिलेशन नहीं है तो तुम किसी भी पॉइंट को ढूंढ लो, कहीं भी इक्विलिब्रियम मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब इन सब में जो भी तुम्हें कंसेप्चुअल बातें लगता है उसको सही से लिख लेना है। अब ऐसा ही इसमें तो देखो क्या था, इसमें तो इक्विलिब्रियम जो तुम्हारा था वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट था, लेकिन कुछ ऐसे भी बॉडी होते हैं जहाँ पे इक्विलिब्रियम इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि तुम्हें एक वो रॉड दे देता है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, जैसे देख ये मान लो एक रॉड उसने दे दिया, इनफाइनाइट लेंथ का क्या है, रॉड है, जिसपे चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट लेंथ सिग्मा।
अब तुमसे फिर से वही सेम सेम सवाल कि यहाँ पे मान लो हमने एक Q चार्ज जिसका मास m है उसको रखा और हमें क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम। तो हमने मान लो d डिस्टेंस पे रखा है, तो हमें क्या मिला बच्चों, इक्विलिब्रियम। और ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव रहेगा तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, अपने में लाकर चिपका लेगा, इक्विलिब्रियम मिल ही नहीं सकता है। ये Q कैसा होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव है, रॉड पे चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पर भी चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तभी ना, तभी तो इस पर देखो एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, है ना, mg इस पर किधर लगेगा बच्चों, नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ये P पॉइंट पे रखा हुआ है, तो P पॉइंट का तुम चाहो तो यहाँ पर बना सकते हो डायग्राम। ये पॉइंट P है, तो इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, कौन सा फोर्स बच्चों, mg। और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, है ना। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तुम्हें पूछा जाएगा कि यदि इक्विलिब्रियम है तो बताओ कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए, या डी लेमडा दे के चार्ज क्या होना चाहिए, या डी चार्ज एम दे के लेमडा क्या होना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मतलब तुम्हें एक रिलेशन फाइंड करना है क्यू एम डी और लेमडा में, इफ़ दिस इज अ इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फाइंड करो, क्या दिक्कत है यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एम को क्या कर लेगा, बैलेंस करा देते हैं, बैलेंस आ जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वल्स टू mg। अब भाई P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता होना चाहिए, Q इंटू ई फोर्स हो जाएगा। तो इंटेंसिटी P पॉइंट पे जो कि d डिस्टेंस पे कितना होता है पता है हमें, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इतना इंटेंसिटी होता है बच्चों इनफाइनाइट रॉड से d डिस्टेंस पे। तो ये E हो गया इंटेंसिटी इंटू Q, ये बैलेंस करेगा किसको, mg को। ठीक है भाई, बैलेंस कर लिया, ओके। तो एक रिलेशन हमें मिल गया, लेमडा Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इक्वल्स टू mg। इसको तुम k के टर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस छोड़ो क्या दिक्कत है। ये 2 के लेमडा बाई 2k Q लेमडा बाई डी हो जाएगा, ओके। ये आ गया रिलेशन। ये रिलेशन यदि कह सकते हो कि यदि ओल्ड हो रहा होगा, मतलब क्यू एम डी लेमडा में यदि ये रिलेशन होगा, तब जाकर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फिर ये क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम। बट क्या सिर्फ इससे काम चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम आता है जिस भी क्वेश्चन में अब तक आया बच्चे, फिर वो हमसे ढूंढने को कहा है कि बताओ कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल। जब भी इक्विलिब्रियम आएगा बच्चों तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का चर्चा जरूर होगा वहाँ पर। तो अब सोचना है कि क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कैसे पता चलेगा कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बिल्कुल वही प्रोसेस फिर से, या तो इसको थोड़ा ऊपर ले जा या थोड़ा नीचे ले जा, है ना, स्लाइटली डिस्प्लेस करके, और क्या कर दे उसको रिलीज कर दे। तो थोड़ा चल हम ऊपर लेके चले जाते हैं इसको, ठीक है। इसको यहाँ से इसको हटाओ, ये यार, ठीक है। इसको स्लाइटली हम ऊपर लेकर जाते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, चलो यहाँ पर लेकर गए, यहाँ पे, और यहाँ से करते हैं इसको रिलीज। तो जब तुम यहाँ लेकर गए, मतलब हम इस पॉइंट से थोड़ा ऊपर, कितना ऊपर लेके गए, x, कितना ऊपर लेके चले गए बच्चों, x। तो चलो इस पॉइंट को हम कह लेते हैं P1, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, P1। तो आज ज़रा P1 का डायग्राम बनाते हैं। P1 P से थोड़ा ऊपर है, और कितना ऊपर है, x। तो P1 पे इस पे mg तो यार वैसे ही लगना है, mg में कोई चेंजेस नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी बदल जाएगा, है ना, वो तो उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा था इस पे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब वो कितना हो जाएगा यार। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू Q। तो इंटेंसिटी इस पॉइंट P1 पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी होगा भाई, तो P1 पॉइंट जो है वो अब इस रॉड से कितने डिस्टेंस पे है, तो d प्लस एक्स। तो यहाँ इंटेंसिटी हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d प्लस एक्स, सिंपल, क्या दिक्कत है। d डिस्टेंस पे लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d, तो d प्लस एक्स डिस्टेंस पे लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d प्लस एक्स हो गया। ये हो गया इंटेंसिटी, ये क्या हो गया बच्चों, इंटेंसिटी इनटू Q। हाँ ठीक है, ऐसा तो हो गया। लेकिन क्या यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं है यार, ये दोनों इक्वल हैं,
तो देख अब ये इंटेंसिटी, ये ध्यान से देख, नीचे d प्लस एक्स हो गया, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ा है, मतलब ओवरऑल ये जो फोर्स है इसको एफ ई डैश कह ले, ये जो फोर्स है ये डिक्रीज हो गया, एफ ई डैश इज लेस देन एफ ई, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा हो गया। यानी कि ऊपर जाने पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन घटा है, मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स कम है, नीचे लगने वाला फोर्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये पॉइंट वापस किधर आना चाहेगा, नीचे की तरफ, यानी किधर मूवमेंट होना चाह रहा है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। तो ये तो बता रहा है स्टेबल है, तो ठीक है, ऊपर ले गए तो वापस से नीचे आना चाह रहा है, स्टेबल। ज़रा नीचे ला के भी देख लेते हैं भाई, तो नीचे लाकर यहाँ से रिलीज करोगे तो mg तो वही रह जाना है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस पर सोचते हैं ज़रा। तो भाई जैसे ये d गैप कम होगा, जैसे x नीचे लाए तो d माइनस एक्स, तो जैसे ये डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी d के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है ज़्यादा होगा और mg कम होगा, तो ऊपर वाला फोर्स स्ट्रॉन्गर है तो इसको किधर लेके जाएगा, ऊपर की तरफ। तो देखो जब यहाँ से छोड़ रहे हैं तो ये नीचे आना चाह रहा है, जब नीचे छोड़ रहे हैं तो ऊपर जाना चाह रहा है, मतलब दोनों केसेज में किधर मूव करना चाह रहा है, इक्विलिब्रियम की तरफ। इसका मतलब है बच्चों ये कैसा इक्विलिब्रियम है, कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो तुम्हें इस बात पे सोचने पे वो मजबूर करेगा कि सोचो वो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल और अनस्टेबल हो गया तो कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें बस बता देना है कि न्यूट्रल है, तुम्हें बता देना है कि अनस्टेबल है, उसके बाद कुछ नहीं करना होता है। लेकिन जब स्टेबल होता है तो कहानी उसके बाद और एक स्टेप बढ़ जाता है। देखो इक्विलिब्रियम आया तो सोचना है कि स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल। यदि अनस्टेबल और न्यूट्रल आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं सोचना है, बस उतना ही बता के आगे ख़त्म कर देना है कहानी। यदि स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया तो कहानी वहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, कहानी और आगे बढ़ेगा। क्या आगे बढ़ेगा कहानी, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अराउंड तो एसएचएम होता है भाई साहब, तो तुम्हें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, नेट फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम लिख देना है, एंड देन फिर क्या कर देना है बच्चों, कैलकुलेट कर लेना है। ये तो चीज़ें हम कर चुके हैं पहले। तो चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस mg, है ना, थोड़ा सा स्लाइड करके हमेशा हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करो एंड रिलीज करो, मतलब इस पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए, अब रिलीज कर दो। रिलीज करने के बाद बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है उस नेट फोर्स का इक्वेशन लिखो, उसके बाद तुम एक्सेलरेशन फाइंड करो और एक्सेलरेशन को कंपेयर करो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, वहाँ से ओमेगा एंड देन टाइम पीरियड मिलता है। नीट वाले बच्चे ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे इसके बाद, यहाँ तक स्टेबल समझ में आ गया, बस इसके बाद आप लोग रेस्ट में चले जाएँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस देख लो, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, वैसे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस तुम्हें टेंशन ज़्यादा नहीं लेने के लिए हम बस ऐसा बोल दिए, लेकिन देख लो समझ में आ ही जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेट फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था तो माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्लस एक्स, है ना बच्चों, माइनस mg। अब इस P पॉइंट पे ही नहीं कर देना है, इन दोनों फोर्स को माइनस कर देना है, तो जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद जो फोर्स उस पर लग रहा होता है उसको, उसका नेट निकालना होता है। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा, तो नीचे mg ऊपर ये, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे लेमडा बाई 2 पाई, यहाँ से तुम चाहो तो d को बाहर निकाल लो, इस ब्रैकेट से d को बाहर निकालो। ऐसा क्यों कर रहे हैं बता देते हैं। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d को बाहर निकाल लिए तो नीचे बच गया बच्चों 1 प्लस एक्स बाई डी, है ना, इसके अंदर, और ये माइनस mg। ऐसा इसलिए कर दिए क्योंकि देखो ये लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d, अरे यार देखो यहाँ q छोड़ दिया, ये q छोड़ दिए थे यहाँ पे जो था, तो चलो q को वापस से लिख दो इस पर। अब देखो लेमडा q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d, लेमडा q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d किसके बराबर है, mg। तो mg यानी कि ये वैल्यू mg हो जाएगा, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सोचो, ये बचेगा mg। यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस 1, ये आएगा नेट फोर्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, आ जाओ ज़रा सोचते हैं कैसे सिंप्लीफाई करना है।
चलिए, तो अब कुछ भी नहीं बच्चों, यहाँ एलसीएम ले लेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू mg तो रहने दो, एलसीएम लोगे तो नीचे क्या है 1 प्लस एक्स बाई डी है ना, और ऊपर 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई डी है ना। एलसीएम तो आता होगा तुम लोगों को, एलसीएम में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो 1 माइनस 1 कैंसिल, ऊपर माइनस एक्स बाई डी हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, एफ नेट इक्वल्स टू एम जी, ऊपर आ गया माइनस एक्स बाई डी और नीचे आ गया 1 प्लस एक्स बाई डी। अब ये जो है ये एस एच एम तो नहीं है, ये तो एस एच एम नहीं है, क्योंकि एस एच एम में याद करो माइनस के एक्स के फॉर्मेट में आता था, फाइनल इक्वेशन माइनस के एक्स के फॉर्मेट में आता था एस एच एम, बट ये माइनस के एक्स के फॉर्मेट, नीचे भी एक्स है यहाँ भी एक्स है। तो अब यदि हमें इसके मोशन, ये ऑसिलेशन तो है, ऊपर छोड़ रहे हैं तो नीचे आ रहा है, नीचे छोड़ रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, तो ये चूंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेशन तो है, नो डाउट कि ऑसिलेशन तो है। लेकिन इस ऑसिलेशन को यदि तुम्हें एसएचएम बनाना है तो याद करो, ऑसिलेशन एसएचएम तभी होता था जब वो रिलेशन होल्ड करे एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो अब यहाँ पे उस रिलेशन तक पहुँचने के लिए हमें एक छोटा सा एजम्पशन लेना पड़ता है बच्चे, और वो छोटा सा एजम्पशन क्या है कि इफ़ क्या इफ़ एक्स इज़ वेरी वेरी लेस दैन डी, मतलब इसलिए कहा जाता है स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज करना, ज़्यादा नहीं, क्या करना है स्लाइटली डिस्प्लेस करो, तब जो ऑसिलेशन होगा वो क्या होगा एसएचएम होगा। यदि तुम बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस करके रिलीज किए तो ठीक है, ऊपर नीचे ऐसा ऑसिलेट करेगा, बट वो सिर्फ ऑसिलेशन कहलाएगा, एसएचएम नहीं। तो x यदि वेरिएबल लेस देन d हो गया तो देखो x बाई डी, ये रेशियो वेरिएबल लेस देन 1 होगा तो 1 प्लस इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 लिख देंगे। तो इस केस में बच्चों ये 1 प्लस एक्स बाई डी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब अपना f नेट हो गया एम जी इंटू माइनस एक्स बाई डी, यानी कि माइनस एम जी बाई डी है ना, इंटू एक्स। देखो f इक्वल्स टू माइनस के एक्स फॉर्मेट में अब आ गया। अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा एसएचएम। तो भैया टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, कैसे, तो फोर्स बाय मास करके। तो फोर्स बाय मास करोगे तो m तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस जी बाई डी इंटू एक्स। तो भाई साहब ये माइनस जी बाई डी इसको कंपेयर करेंगे किससे, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स से। तो ये ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, जी बाई टी, यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा ओमेगा। ओमेगा कितना मिल गया, तो अंडर रूट जी अपॉन डी। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो भाई साहब 2 पाई ओमेगा हो जाएगा, ये ऊपर डी और नीचे जी, कुछ ये आएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये देखो ये कुछ पेंडुलम की तरह मैच कर रहा है, देख तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी है ना जी, कुछ वैसा एल की जगह यहाँ क्या आ रहा है, डी आ रहा है। अच्छा, तो ये हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चंस बच्चे डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसी तरह से इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन रिंग के केस में भी आता है, रिंग के केस में भी ऑसिलेशन कराता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वगैरह फाइंड करना होता है, ठीक है। रिंग के केस में भी तुम्हें इक्विलिब्रियम मिलता है, तो आज जरा रिंग का भी इक्विलिब्रियम देख ही लेते हैं फटाफट। जैसे मान लो ये एक रिंग तुम्हें ऐसे दे दिया जाएगा और ये रिंग का एक्सिस हो गया, एक सेकंड थोड़ा ढंग से बना लें। ये रिंग का एक्सिस हो गया, ठीक है, और एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना आता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मत बोलना कि वो नहीं आता है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और टोटल चार्ज इस पर कितना है, क्यू, हम लोग चूँकि क्यू के टर्म में निकाले थे तो हमें याद होना चाहिए, और इस रिंग का रेडियस आर है, ठीक है। अब ये इस तरह से रखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, इसका जो ये सेंटर पॉइंट होता है, ये यहाँ पे मान लो हम एक माइनस क्यू चार्ज रख देते हैं रिंग के, कहाँ, रिंग के एकदम सेंटर पे। रिंग के सेंटर पे हमने क्या कर दिया बच्चों, रिंग के सेंटर पे हमने एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया, कहाँ रख दिया, रिंग के सेंटर पे। तो बताओ वो माइनस क्यू इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं, तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि ये बताए भी थे कि रिंग ऐसे है, एक सेकेंड,
सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाता है ना। रिंग है, चारों तरफ से पॉजिटिव चार्ज है रिंग के, सोचो, और यहाँ पे तुम एक नेगेटिव चार्ज रख दिए, तो सब इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सब एक दूसरे को क्या कर लेगा, बैलेंस। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पर, 0। तो वैसे ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पॉइंट है, ये जो -q चार्ज है अभी, ये कैसा है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है। मतलब नेट फोर्स अभी इस पर क्या है, 0। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम आता है तो फिर से वही बात कि इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, तो इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। तो चलो इसको डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ ले आते हैं इसको डिस्प्लेस करके, है ना। यहाँ से x डिस्टेंस पे लेकर आ गए इसको, -q को यहाँ लेकर आ गए। अब यहाँ से जब रिलीज करेंगे तो रिलीज करने के बाद ये देखना होगा कि ये किधर भाग रहा है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम या अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा बच्चों, अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा, इधर ऐसे। और तुम इस साइड ले जाकर छोड़ते हो यदि, तो इसको इधर अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, बात समझ में। तो कहीं भी तुम ले जाकर छोड़ो दोनों साइड इक्विलिब्रियम के, तो ये वापस से अपने इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाह रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि भाई साहब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो फिर से बता दिए कि जब स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो फिर से कहानी क्या चलना शुरू हो जाएगा कि यदि स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो क्या करना है, नेट फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे, वो -kx के फॉर्मेट में आना चाहिए, तो कैलकुलेट करो, क्या दिक्कत है। तो इस -q चार्ज पे, इस p पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, कैसे मिलेगा बच्चों। तो p पॉइंट पे पहले इंटेंसिटी फाइंड कर लो ड्यू टू दिस रिंग। ये रिंग ही तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है ना। तो p पॉइंट पे इस रिंग की वजह से कितना इंटेंसिटी है, पहले हम वो निकाल लेंगे, कितना इंटेंसिटी होता है भाई। तो kqx अपॉन r² + x² पे पावर 3/2 ये इंटेंसिटी होता है। और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी देखो इस डायरेक्शन में होगा इंटेंसिटी, बट चूंकि इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, और ये नेगेटिव चार्ज होती है, हम बता चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। क्यों, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू q × E। यदि q निगेटिव हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट। देखो यहाँ पे फोर्स इसके इंटेंसिटी के जस्ट अपोजिट एक्ट होगा, ठीक है। तो फोर्स लगेगा कितना भाई, तो p पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल लिए, चार्ज -q है, तो फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब, तो फोर्स हो जाएगा q × E। तो चार्ज -q तो -q लिख दो, तो -q × E, तो फोर्स कितना हो जाएगा, E का वैल्यू पुट करो यहाँ से, तो kq अपॉन r² + x² पे पावर 3/2 × x, ठीक है। ये आया नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, मतलब टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। बट ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, F = -kx। क्या इस फॉर्मेट में है, तो ये देखो पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट नहीं, यहाँ भी x आ जा रहा है, तो फिर से ये इस फॉर्मेट में नहीं है। तो यदि इस फॉर्मेट में नहीं है तो फिर से ये ऑसिलेशन तो है बट SHM नहीं है। कैसे बनाया जाए SHM, तो SHM बनाने के लिए बच्चों फिर से एक कंडीशन लेना होगा, क्या, इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन r। मतलब तुम जो सेंटर से इसको डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हो वो बहुत ज़्यादा दूर मत ले जाओ, नज़दीक से ही छोड़ो, बहुत नज़दीक से। तो उस केस में जो x होगा वो रेडियस से क्या होगा, बहुत कम। अब बच्चों को लग रहा होगा सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, दूर से ही छोड़ा गया तो छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दूर से ले जाके छोड़ो, लेकिन जब तुम दूर से ले जाकर छोड़ोगे तो x वहाँ पर बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब x जो है वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम उसको, है ना, r के कंपेरिजन में। तो फिर ठीक है, वो ऑसिलेशन होगा बट वो SHM नहीं होगा। और यदि वो SHM नहीं है तो हम उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट इस मेथड से नहीं कर सकते। फिर बस छोड़ दो कह के कि हाँ ठीक है ऑसिलेशन है, या ऑसिलेट करता रहेगा, बट इसका टाइम पीरियड क्या होगा हमें नहीं पता। यदि तुम्हें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड हमें SHM का ही कैलकुलेट करना आता है मैथमेटिकली, है ना। तो हमें पहले इस ऑसिलेशन को SHM में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक कंडीशन लेना पड़ेगा कि उसको इक्विलिब्रियम से बहुत कम डिस्प्लेस किया जाए ताकि वो SHM ही करे, ताकि हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो यदि x बहुत ज़्यादा देकर उसको रिलीज़ किया गया है तो तुमसे फिर टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा। टाइम पीरियड तभी पूछा जाएगा जब कहा जाएगा कि स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज़ किया गया है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तभी ऑसिलेशन होगा, नहीं, तुम बहुत ज़्यादा भी डिस्प्लेस करके रिलीज करो ऑसिलेशन ही होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम ही है, लेकिन उस ऑसिलेशन का तुम टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं कर पाओगे बच्चों। तो चलो x वेरी वेरी लेस देन आर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो भी वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, आर स्क्वायर, और इस पर पावर 3/2 है, तो 2 और 2 कैंसिल, आर क्यूब आ जाएगा। तो जो फोर्स आ गया बच्चों वो आ गया -k क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। अब देखो ये सारे टर्म कांस्टेंट है, अब f इक्वल्स टू -kx फॉर्मेट में आ गया, हाँ अब ये SHM हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, एक्सेलेरेशन फाइंड कर लेंगे, कैसे भाई, तो फोर्स बाय मास, तो ये हो जाएगा -k अपॉन m इंटू आर क्यूब इंटू एक्स, ये आ गया एक्सेलेरेशन। इसको कंपेयर कर दो -ω²x, तो ओमेगा इक्वल्स टू आ गया √k है ना बाई m इंटू आर क्यूब, ये फ्रीक्वेंसी आ गया। टाइम पीरियड निकालना होगा तो 2π/ω, ओमेगा के वैल्यू से पुट कर दोगे टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना होता है बच्चों, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह था, तो चलो इसको करवा दिए हैं। अब आज के लिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से और भी कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो जल्दी तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है, टेंशन मतलब।